तो पिछली बार हमने देखा था कि कफ दोष के गुण हम देख रहे थे, और आज हम देखते हैं कफ दोष के जो रह गए वो गुण देखते हैं, और उसके साथ साथ देखते हैं कि कफ दोष का जो कार्य है, सामान्य कार्य क्या है, ये देखते हैं। तो पिछली बार ये भी प्रॉब्लम हुआ था कि जो मैं इन्फो दे रहा था वो कुछ लोगों को जल्दी ज्वाइन नहीं हो सके, और कुछ लोगों को क्लियर वॉइस सुनाई नहीं दिया। तो मैंने कहा था कि जो भी हमारे गुण हो चुके हैं उसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो आज एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम रिवीजन ले लेते हैं और फिर बचे हुए गुणों को और कार्य को देखते हैं। तो कफ दोष के हमने पूरे मिला के 4 श्लोक देखे थे। एक श्लोक देखा था चरसूत्र स्थान 1/61। सेकंड देखा था सुश्रुत सूत्र स्थान 21/15, 21/15। थर्ड श्लोक देखा था अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/11। और चौथा देखा था शारंगधर संहिता का तमो गुण अधिक शारंगधर पूर्व खंड अध्याय 5/34। तो इन सभी श्लोकों के अंतर्गत से हम कलेक्टिवली अगर कफ दोष के कितने गुण हैं ये अगर निकालते हैं तो वो 10 गुण निकले थे। तो वो क्रमानुरूप इस प्रकार से है: गुरु, मंद, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थिर, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, वृत्स्न और तमोगुण प्रधान। ये 10 गुण उसके अंतर्गत आए थे। एमसीक्यू की इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे कि कफ दोष का प्राकृत रस जो रहता है वो मधुर रहता है, कफ दोष का विकृत रस लवण रहता है, कफ दोष का प्राकृत वर्ण श्वेत होता है, यानी सफेद होता है। और हमने गुणों में देखे थे गुरु, मंद, शीत, स्थिर, श्लक्ष्ण, पिच्छिल और वृत्स्न 7 गुण देखे थे। तो जो मुझे रिव्यू आए उसके अनुसार 2 गुणों में प्रॉब्लम आपके तरफ से है कि 2 गुण ठीक से समझ में नहीं है। तो उसमें एक था कि पिच्छिल और मूर्छना, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सिनोनिम्स ही कहा था मैंने, पिच्छिल और मूर्छना सिनोनिम्स ही है। अगर वो समानार्थी है तो उसको बार बार लेने की आवश्यकता क्या है। तो मैंने कहा था कि पिच्छिल जो होता है, जिसका मतलब होता है कोटिंग, लेपन करना, उसकी जो आगे की टर्म होती है, उसके आगे की जो कंडीशन होती है, ओके, उसको मृत्स्न कहते हैं। पिच्छिल गुण में चिपचिपापन रहता है, वो बॉडी का लेपन करता है, ओके। और उसका जो लेपन कहाँ पे करता है, तो एक्सटर्नली जो उसका लेपन होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंटरनली जो बॉडी के पार्ट्स बाहर से अंदर जाते हैं, जैसे नॉस्ट्रल्स है, माउथ है, उसके अंदर की जो स्किन रहती है उसके ऊपर जो कोटिंग रहती है वो पिच्छिल गुण के कारण होती है। दैट इज एक्सटर्नल कोटिंग जो हम देख पाते हैं पिच्छिल गुण के कारण होने वाली। और दूसरी कोटिंग होती है जो ऑर्गन के अंदर होती है, जो हम देख नहीं पाते, लेकिन इंटरनली ऑर्गन को कोटिंग होती है। अगर एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं तो उसमें कोटिंग दिखती है ऑर्गन को जो होती है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर वो कोटिंग प्रॉपरली नहीं रही या फिर एक्सटर्नली जो कोटिंग प्रॉपर नहीं रही तो उसकी वजह से डिजीज क्रिएट होती है। जैसे माउथ में अगर अल्सर हो गया, इसका मतलब उसकी कोटिंग में डिफॉल्ट आ गया है, उसकी वजह से जलन होगी। वैसे एग्जांपल लिया जाए, अगर स्टमक के अंदर अल्सर्स होते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वहाँ पे भी ये हुआ कि उसकी कोटिंग डिफेक्टिव हो गई, तो उसको कोटिंग होना आवश्यक होता है। और ये जो कोटिंग की जाती है वो कफ दोष के पिच्छिल गुण के कारण की जाती है, ओके। तो एक म्यूकोइड स्लिमी आवरण रहता है जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे, और जो बॉडी के स्रोत जो एक्सटर्नल से इंटरनल जाते हैं उसमें इस प्रकार की हम कोटिंग
पाते हैं। अब बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर अगर कोई कोटिंग होती है तो वो कोटिंग भी रहती है। उसके बारे में हम इसके जो प्रकार से वो देखेंगे, तब इसके बारे में देखते हैं। अभी तो पिछिल का मतलब ये समझ लो। और दूसरा कहा था मृत्सन्न। तो मृत्सन्न जो रहता है वो उसके आगे की चीज है। ओके, तो पिछिल का वर्णन हमने देखा था कि चरक संहिता में भी वर्णन आया था और सुश्रुत संहिता में भी आया था, जबकि मृत्सन्न का वर्णन सिर्फ अष्टांग हृदय के श्लोक में आया था और उसका मतलब होता है स्टिकीनेस। तो पिछिल की आगे की जो स्टेप हो जाती है वो स्टिकीनेस होती है और ये भी लेपन का ही कार्य करता है। ओके, और ये बाह्य अपायकारक घटकों से शरीर का संरक्षण करता है, तो ये उससे ज्यादा स्टिकीनेस होता है इसमें। ये जान लो कि पिछिल की कंपैरिजन में मृत्सन्न में स्टिकीनेस ज्यादा होता है। तो इंटरनल ऑर्गन में जो कुछ भी चीज रहती है, अगर सोचे लंग्स के बारे में, तो लंग्स में हम जब सांस लेते हैं जब, तो उस वक्त क्या होता है, जो ट्रैक होता है उस ट्रैक्स में इस गुण के कारण जो भी वो जो ट्रैक बना है वो एक्सटर्नल एयर इनसाइड लेने के लिए गया है, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ऐसी कोई चीजें एयर में होती है पोल्यूशन के कारण या फिर खुदों के लिए, जैसे स्मोकिंग होती है, तो वो हार्मफुल रहती है फॉर द लंग, तो वो स्टिक आउट हो जाती है, स्टिक आउट हो जाती है इंटरनल लेयर को। और स्टिकिंग होने का कार्य जो होता है वो कार्य को ही मृत्सन्न कहते हैं। ओके, तो दो कार्य होते हैं, एक तो ठंडी हवा रहेगी बाहर की, तो इस वेदर के कारण वो गर्म होती है, या फिर गर्म रहे तो ठंडी होती है। एक वर्कआउट है वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्यतः अगर मृत्सन्न गुण के कारण देखा जाएगा तो ये जो चीजें होती है जो इंटरनल और फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट नहीं होती है लेकिन बॉडी के अंदर आ जाती है, तो इस स्टिकीनेस की वजह से वहाँ स्टिक आउट हो जाती है। तो पिछले गुण के आगे का पार्ट है मृत्सन्न, तो ये कफ की मृत्सन्न गुण के कारण होती है, ये जान लो। ये थीम थी। और उसका कार्य भी वही है, लेपन है, नासा में रहता है, मुख में रहता है, आमाशय में रहता है, लेकिन ये उसके आगे की स्टेज, इतना जान लो। तो समझने के लिए है, लेकिन सिर्फ दो कार्य होते हैं उसके, याद लक्षण गुण होते हैं, याद रखना। उसके बाद दूसरी एक मेरी आपने कही थी कि जो स्थिर गुण है, स्थिर गुण समझ में नहीं है। तो स्थिर गुण के बारे में मैंने कहा था कि स्थिर गुण के कारण वात दोष के चल गुण का नियंत्रण किया जाता है। वो अपायकारक अवयव की हलचल योग्यता से तथा विशिष्ट गति से ही की जाती है। तो क्या होता है, वात दोष का गुण चल है, आपने वात दोष पढ़ लिया है तो उसका गुण भी आपने पढ़े, तो उसका जो गुण होता है चल होता है। ये जो स्थिर गुण है वो चल के विरुद्ध है। गुरुवादी गुण में भी स्थिर के विरुद्ध क्या होता है, चल होता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो कफ के स्थिर गुण के कारण शरीर के अंतर्गत की बात का जो चल गुण है उसको नियंत्रित किया जाता है। अवयव की हलचल तो होनी चाहिए, चल गुण के कारण होती है, लेकिन वो बेवजह ना हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, जितनी होनी चाहिए उतनी हो। तो ये जो कार्य किया जाता है वो स्थिर गुण के कारण किया जाता है। देयरफॉर स्थिर गुण इज कंट्रोल द चल गुना ऑफ वात दोष। और ऑर्गन्स की, अवयव की जो हलचल होती है प्रॉपर गति से होती है। ये थे और हमने मृत्सन्न गुण तक लिया था। अब इसके आगे कर लेते हैं जो आज का पार्ट है। तो उसमें 8वां गुण है स्निग्ध गुण। तो स्निग्ध गुण में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अरुंधत टीका 1/18 पहले अध्याय का, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 18वां श्लोक है अरुंधत टीका का, क्लेदन स्निग्ध। तो क्लेदन स्निग्ध ये श्लोक इसके पहले जो गुरुवादी गुण हुए वहां पे हो चुका। और अगर आपको याद होगा तो स्निग्ध गुण को मैंने बहुत डिटेल में तब भी एक्सप्लेन किया गया था। अब ये स्निग्ध गुण यहाँ पे कफ दोष में किस प्रकार से कार्य करता है, तो कफ दोष के स्निग्ध गुण के कारण शरीर की आर्द्रता टिकाई जाती है। तो आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। तो कफ दोष का जो स्निग्ध गुण है उसके कारण
उस कारण शरीर की जो ह्यूमिडिटी होती है, ओके, उस ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है। शरीर अवयव लचीले बनते हैं, और ह्यूमिडिटी अगर मेंटेन होती है तो ह्यूमिडिटी मेंटेन होने के कारण जो अवयव होते हैं उसमें लचीलापन रहता है, ओके। उसमें इलास्टिसिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। शरीर अवयव का कफ दोष के स्निग्ध गुण से स्नेहन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कफ दोष जो होता है वो अपने स्निग्ध गुण से शरीर के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसका स्नेहन करता है, ओके। इस अवयव से शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा अवयव का क्षरण कम होता है। तो इस गुण के कारण क्या होगा, इस गुण के कारण कार्य क्षमता बढ़ती है और क्षरण कम होता है। तो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसकी वजह से बॉडी की ह्यूमिडिटी टिकाई जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, तो सबसे पहले बॉडी की जो इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके लिए पूरक है, उसके लिए पोषक है, तो ये टिकाई जाती है। ये पहली बात हो गई है। और वो जो होती है उसके कारण जो ऑर्गन होते हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसकी वर्कआउट करने की जो टेंडेंसी होती है बढ़ती है स्नेहित होने के कारण, और शरीर का क्षरण भी कम होता है। तो ये तीन बातें होती हैं। मैंने बार बार आपको एग्जांपल दिया है, फिर से एक बार देता हूँ कि अगर कोई लाठी है या फिर, तो उसको हम अगर तेल से स्नेहित करते हैं, अगर वो सूखी है तो तोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर उसको तेल लगाएंगे और उसका स्नेहन करेंगे तो पहले बेंड होगी और उसके बाद टूटेगी। बॉडी में भी स्नेहन गुण ऐसे ही कार्य करता है। अगर स्नेहन प्रॉपरली तरीके से होता है तो उस स्निग्ध गुण के कारण बॉडी में क्या होता है, उस ऑर्गन की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो बॉडी के अंदर इंटरनल रहते हैं बोन्स, बोन के ऊपर रहती है कवरिंग रहती है मसल्स की। तो बाहर से स्नेहन करेंगे तो स्किन से पोषण होने के बाद कार्य क्षमता बढ़ने के कारण क्या होगा, कार्य क्षमता बढ़ने के कारण उसकी जो टेंडेंसी होती है वर्क करने की ज़्यादा रहती है। वैसे कब प्रकृति के व्यक्ति ताकतवर होते हैं तो दैट इज मैटर्स, ये मैटर वहाँ पे करता है। और उसके कारण कार्य क्षमता बढ़ने के कारण क्या होता है, और ये कार्य क्षमता किस प्रकार से बनती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ती है, उसका लचीलापन बढ़ता है और क्षरण कम होता है। तो क्षरण कम होता है इसका मतलब जो कैटाबॉलिज्म होता है, ओके, कैटाबॉलिज्म बॉडी का जो होता है, कैटाबॉलिज्म यहाँ पे कम होता है। मेटाबॉलिज्म में से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यानी बनना, कैटाबॉलिज्म यानी टूटना। तो ये जो टूटना होता है कम होता है, स्थिर गुण के कारण भी होता है, ओके, मंद गुण के कारण भी होता है और स्निग्ध गुण के कारण भी होता है। तो ये सभी गुण वहाँ पे मिलके एक दूसरे को मेंटेन करते, एक दूसरे का कार्य वहाँ पे होता है, देखा जाता है। स्निग्ध गुण के बाद जो आता है वो है मृदु। तो मृदु गुण जो है, तो मृदु गुण के कारण शरीर अवयव की मार्दवता निर्माण होकर शरीर की हलचल सुखकारक होती है। तो मृदु गुण के कारण क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको मार्दवता उसमें निर्माण होता है। मार्दवता का मतलब होता है सॉफ्टनेस, ओके, उसमें सॉफ्टनेस निर्मित होती है और उस सॉफ्टनेस निर्मित होने के कारण शरीर की जो हलचल होती है, ओके, शरीर की जो हलचल होती है वो सुखकारक होती है। उस समय कोई पेन नहीं होता, क्योंकि मृदुत्व नहीं रहेगा, सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। सॉफ्टनेस नहीं रहेगा तो जो भी बॉडी का फंक्शन होगा उसमें फ्रिक्शन होगा और वहाँ पे पेन क्रिएट होगा। तो ये मृदु गुण के कारण निगलेक्ट किया जाता है। मृदु और स्निग्ध गुण का परस्पर एक दूसरे से सहकारी होता है। तो हमने इसके पहले भी देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि गुरु और मंद गुण, गुरु और मंद गुण ये दोनों एक दूसरे के सहकार्य से कार्य करते हैं। उसी प्रकार से स्निग्ध गुण और मृदु गुण ये दोनों एक दूसरे के सहकार्य से कार्य करते हैं। जहाँ पे स्निग्धत्व रहेगा वहाँ पे मृदुत्व रहेगा, सॉफ्टनेस रहेगा, और जहाँ पे मृदुत्व रहता है वहाँ पे स्निग्धत्व रहता है। एक दूसरे से सहकार्य से कार्य करते हैं, ओके, एक ही कॉइन के दो पार्ट्स की तरह ये होते हैं। अब उसके बाद आता है तमोगुण, लास्ट गुण। तमोगुण के बारे में शरंगधर संहिता में कहा गया है। तो
उन्होंने कहा था कि उसमें तमोगुण रहता है। तो ये तमोगुण क्या करता है, कफ दोष गति नियंत्रण करता है। कफ दोष का कार्य ही होता है गति को नियंत्रित करना, इसीलिए कफ दोष और तमोगुण एकत्रित परिणाम शरीर व मन के गति पर होता है। तो यहाँ पे जो परिणाम होता है वो ओनली शरीर पे ही नहीं होता है, मन पर भी होता है। तो आपको पता है त्रिगुण जो होते हैं वो त्रिदोषों से कोरिलेट होते हैं। उसमें से सत्व जो होता है वो पित्त में ज्यादा होता है, रज में वात दोष का आधिक्य होता है, और तम गुण का आधिक्य जो देखा जाता है वो देखा जाता है कफ दोष। तो कफ दोष वैसे भी नियंत्रित करने वाला है, और ये नियंत्रण जो होता है तम भी आवश्यक होता है रज को नियंत्रित करने के लिए। तो वो नियंत्रण का कार्य करता है, वो दोनों के ऊपर करता है, शरीर के ऊपर भी करता है और मन के ऊपर भी करता है। ओके, तो इस प्रकार से ये चारों संहिता के अनुसार उसके जो बताए गए गुण है उसका वर्णन हमने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कफ दोष के सामान्य कार्य। कफ दोष के सामान्य कार्य क्या है? तो कफ दोष के जो सामान्य कार्य है वो सामान्य कार्य इस प्रकार से, वो भी उसी प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से हमने गुण देखे हैं। सबसे पहले श्लोक देख लेते हैं और उसके बाद उसका मीनिंग देखते हैं। श्लोक के जो फोटोज है मैं आपको भेज दूंगा, वो श्लोक और उसके मीनिंग। तो सबसे पहले हम सुश्रुत संहिता और अष्टावृदय के अनुसार उसे कार्य देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे चरक संहिता के अनुसार। तो कफ दोष के सामान्य कार्य नेक्स्ट हेडिंग है। इस सभी चीजों के आपको नोट्स बनानी है, याद रखना। तो सुश्रुत सूत्र स्थान, अगर मैं इतनी मेहनत ले रहा हूँ, नोट्स भी भेज रहा हूँ और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ, तो आपको नोट्स बनाने आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। तो सुश्रुत सूत्र स्थान जो है उसके 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, सुश्रुत सूत्र स्थान 15/6 श्लोक में कहा गया है, संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूर्ण बल स्थैर्यकृत श्लेष्मा पंचदा प्रविभक्त उदकर्मणा अनुग्रह करोति। ओके, ये कहा गया है। उसके बाद अष्टांग सूत्र स्थान का जो श्लोक है वो है 11/3, अष्टांग सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का 3रा श्लोक, श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधन क्षमा आदि भी। ओके, तो ये दोनों का मीनिंग एक साथ देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं चरक संहिता का। तो इसमें क्या कहा गया है, जिस प्रकार के वर्ड श्लोक में है उसी के अनुसार देखेंगे। तो संधि संश्लेषण, सबसे पहले आयुर्वेद में संधि शब्द बहुत व्यापक अर्थ से उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में संधि शब्द बहुत व्यापक अर्थ से यूज किया जाता है। कैसे, आगे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कफ दोष के स्निग्ध व पिछिल गुण के कारण संधि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है व संधियों की हलचल अतिशय सरलता से होती है। तो क्या होता है, कफ दोष के जो गुण है स्निग्ध और पिछिल जो भी हमने देखे, तो स्निग्ध और पिछिल गुण के कारण संधि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ओके, वो संधियों की हलचल अतिशय सरलता से होती है। तो इसका मतलब ये होता है, संधि जो होती है तो मोटे तौर पर लिया जाता है तो दो हड्डियां जहाँ पे एक जगह पे आती है तो वो संधि होती है। तो दो हड्डियों के बीच श्लेष्मक कफ रहता है, यानी साइनोवियल फ्लूइड रहता है। साइनोवियल फ्लूइड को हम श्लेष्मक कफ कह सकते हैं। तो ये जो श्लेष्मक कफ रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, वो होता है स्निग्ध और पिछिल गुण के कारण। उसमें स्निग्ध और चिपचिपा गुण होने के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे से जुड़ी भी रहती है। उसमें टेंडन्स और क्या है उसके जो लिगामेंट्स है
उससे तो कनेक्टिविटी रहती है, और इस साइनोवियल फ्लूइड से उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है। तो फ्रिक्शन नहीं होता है तो संधि की जो हलचल होती है, जो मूवमेंट्स होती है, वो सरलता से होती है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर स्निग्ध और पिछल गुण कम हो गया, यानी साइनल फ्लूइड में कोई डिफेक्ट आ गया, तो नहीं हो पाएगी उसकी मूवमेंट प्रॉपर, या फिर होगी तो पेन क्रिएट होगा। सॉरी। स्निग्ध कफदोष के कारण शरीर का क्षरण कम होता है व धातु के कोशाणु एक दूसरे से योग्य रूप से बंधे हुए रहते हैं। तो ये स्निग्ध गुण जो होता है, इसके कारण शरीर का जो क्षरण होता है वो कम होता है, ओके, जो कैटाबोलिज्म होता है वो कम होगा। वो धातु के कोशाणु, यानी जो टिश्यू सेल्स होती है बॉडी की धातुओं की, जो टिश्यू सेल्स होती है, एक दूसरे से योग्य रूप से बंद होती है, ओके। तो यहाँ पे एक साथ रहना भी जरूरी है और वर्क करना भी जरूरी है, तो एक साथ भी बंधे रहेगी उसकी वजह से, और जब वर्क होगा, फंक्शन होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा और मूवमेंट्स प्रॉपरली होगी। तो ये स्निग्ध और पिछल गुण के द्वारा किया जाता है। तो इस संधान कर कार्य को ही संधि संश्लेष कहते हैं। तो संधि के बीच का जो भी फंक्शन होता है, वो संधि के बीच के फंक्शन मृदु और पिछल गुण के कारण होता है। कफ की ये दोनों गुण है और उसी को संधि संश्लेष कहते हैं। संधि संश्लेष यानी श्लेषक। उसके बाद दूसरा है कर्म स्नेहन। कफ दोष के स्निग्ध गुण के कारण सर्व शरीर अवयव में लचीलापन निर्माण होता है। तो कफ दोष के फिर से स्निग्ध गुण, फिर से तो कफ दोष के स्निग्ध गुण के कारण सर्व शरीर अवयव में लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये इसके पहले भी देख चुके हैं संधि संश्लेषण में, उसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। स्नेहन के कारण धातु का क्षरण कम होता है। अगेन पिछले इसमें हुआ है कि स्नेहन के कारण शरीर का क्षरण कम होता है तथा हलचल होते वक्त घर्षण नहीं होता। जो प्रीवियस में था वही है इसमें लगभग। नया क्या है, अलग क्या है? तो साम्यावस्था में कफदोष की स्निग्धता हमें केश, त्वक, नाखून, नेत्र इस शरीर घटक द्वारा स्पष्ट होती है तथा शरीर अवयव के कार्य के माध्यम से यह व्यक्त होता है। तो अपीयरेंस के बारे में कहेंगे, दिखने के बारे में कहेंगे, तो स्निग्धत्व व्यक्ति के केश यानी बाल, त्वक त्वचा स्किन, नाखून नेल्स, नेत्र आइज, तो ये जो भी है ऑर्गन्स है को पता है, मैंने आपको उसके पहले भी बताया, दैट इज आर द मिरर्स ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। अगर इंटरनल फिजियोलॉजी अगर प्रॉपर रहती है, प्रॉपरली इंटरनली स्नेहन रहता है, प्रॉपरली इंटरनल वर्क अगर प्रॉपर दिखता है, तो वो स्निग्धत्व, उसका ग्लोविशनेस, उसका तेज, वो आपको बाहरी स्किन, केश, नाखून, नेत्र इसके ऊपर दिखाई देगा। ओके, अगर साम्य अवस्था में रहा तो, अगर विकृत अवस्था में रहेगा तो स्निग्धत्व नहीं दिखाई जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और दूसरा ये भी कहा गया है कि शरीर अवयव के कार्य के माध्यम से भी व्यक्त होता है, तो कार्य के ऊपर से भी हम व्यक्त होता है। वो कैसे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें देखते फेफड़ों का एग्जाम्पल। तो फेफड़ों में स्निग्ध गुण से फेफड़ों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार होकर ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों में प्रवेशित होती है। अगर स्नेहन प्रॉपरली होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इलास्टिसिटी रहेगी, और उसके वजह से लंग्स का जो एक्सपांडेशन होता है, जो होना चाहिए फॉर द रेस्पिरेशन, वो प्रॉपरली होता है। अगर वो स्नेहन प्रॉपरली नहीं रहेगा तो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, और उसका जो एक्सपांडेशन प्रॉपर वे से होना चाहिए वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगा। ओके, अभी जो कोरोना हम देख रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं उसके फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं होने देते,
हाँ? तो उसमें भी वही होता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है। तो संधि अपने टॉपिक को देखते हैं। संधियों में स्निग्ध कपदोष के कारण अत्यु मजबूती व लचीलापन होता है। जो जॉइंट्स भी होते हैं उसमें स्निग्ध गुण के कारण क्या होता है, लचीलापन तो रहता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और उसमें के साथ साथ मजबूती भी रहती है, अति मजबूती रहती है। तो ये देखा जाएगा कफ में। तो कफ के व्यक्तियों की संधियां इसीलिए मजबूत होती है और इसीलिए वर्कआउट करने की कैपेबिलिटी उन लोगों में ज्यादा होती है। नेक्स्ट कर्म देखेंगे, वो होता है रोपण। रोपण का नॉर्मल मीनिंग, इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब कोई जख्म होता है और जख्म ठीक होता है तो उसको भरने की जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको रोपण कहते हैं। तो रोपण शब्द का अर्थ क्षरण को भर निकालना ऐसा होता है। तो वहां पे क्षरण ही हुआ है, अगर कोई जख्म हुआ तो उसका मतलब क्षरण ही हुआ है। तो वहां पे रीजनरेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू होनी चाहिए और उसके कारण वो भर के आता है। तो ये कार्य जो होता है रोपण के द्वारा होता है। अवयव तथा धातु का हुआ क्षरण भर निकालना यह रोपण है। तो वो जो कुछ भी होता है, क्षरण होता है धातुओं का, उसको हम रिगेन करते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रोपण। कफ दोष के संलक्षण और पिच्छिल गुण के कारण रोपण कार्य होता है। तो कफ दोष के यहाँ पे 2 और गुण आएंगे। तो कफ दोष के संलक्षण और पिच्छिल, इन 2 गुणों के कारण क्या होगा, रोपण कार्य किया जाता है। नेक्स्ट जो कर्म है वो है पूरण। पूरण का अर्थ क्या होता है, तो पूरण शब्द का अर्थ खाली जगहों को पूरित करना ऐसा होता है, यानी फिलिंग, खाली जगहों को पूरित करना। तो अगर आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/4 श्लोक देखो धातु के कर्म का, तो मज्जा धातु का कर्म है यहाँ पे पूरण, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो आप उसमें श्लोक में देखा कि पूरण उसका मेन वर्क होता है, तो वो कफ गुण के कारण होता है। कफ दोष के सांद्र और पिच्छिल गुण के कारण पूरण यह कार्य होता है। तो कफ दोष के जो 2 गुण है, सांद्रता यानी उसमें लिक्विडनेस रहेगा, उसमें कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी, सेमी सॉलिडनेस रहेगा। तो ये सांद्रता वो जो होता है, और उसके बाद जो चिपचिपापन है, इस गुण के कारण पूर्ण कार्य किया जाता है। शरीर के 2 कोशानुओं के बीच, शरीर के 2 कोशानुओं के बीच की जगह जिससे हम उसको भर के निकालना, कोशानुओं को एकत्र जोड़े रखना, इस प्रकार का के पूर्ण कर्म के कारण शरीर को उत्तम सहनन प्राप्त होता है। ओके, तो शरीर कोशानु यानी जो टिश्यूज होते हैं, साथ साथ में उसके बीच में जो गैप्स होती है, सेल्स के बीच जो गैप्स होती है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस, तो वो स्पेस होना भी आवश्यक है और वो उतने जुड़े रहना भी आवश्यक होता है। तो वो जुड़े रहने का जो कार्य होता है कोशानुओं का और सेल्स का, तो उस जोड़े रखने का जो कार्य होता है उसको पूर्ण कहते हैं। मतलब अगर सेल्स होती है उसके बीच गैप्स रहती है, टिश्यूज होती है उसके बीच जो गैप्स रहती है, तो वो जगह खाली जो स्पेस होती है उसको पूरित किया जाता है कफ के द्वारा, और उसके कारण वो विदाउट फ्रिक्शन अपना वर्क भी कर सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी नहीं जा पाते। हाँ, तो वो जुड़े रहते हैं, उसी को पूर्ण कहते हैं। और उसके कारण क्या होता है, शरीर का सहनन उत्तम होता है। तो 10वीं परीक्षा में सहनन आता है, नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे 10वीं परीक्षा पर। तो सहनन का मतलब होता है फर्मनेस, बॉडी टोन, इसके पहले भी हम देख चुके। तो ये जो फर्मनेस और बॉडी टोन जो रहता है वो प्रॉपर रहता है अगर शरीर का के अंदर कफ दोष के सांद्र और पिच्छिल गुण अगर योग्य रहेंगे।
तो उसी को हम सहनन कहते हैं। हाँ? तो अगर वो योग्य रहेंगे तो बॉडी का सहनन योग्य रहेगा, टोन बॉडी का प्रॉपर रहेगा। उसके बाद का जो कर्म बताया गया है वो कर्म है बलकृत। तो ये शरीर को बल प्रदान करने का कार्य करता है। तो शरीर के श्रम करने की जो क्षमता होती है तथा व्यायाम से ज्यादा समय तक करने की शरीर की जो क्षमता होती है उसे शारीरिक बल कहते हैं। ओके, तो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी श्रम करते हैं, उसके साथ साथ व्यायाम अलग होता है, श्रम अलग होता है, व्यायाम अलग होता है। श्रम करना यानी काम करना, और व्यायाम जो रहता है वो हम जानबूझ के करते हुए स्पेसिफिक लय में किया जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो ये ज्यादा रहती है क्षमता है अगर कफ दोष शरीर में प्रॉपर मात्रा में हो तो शारीरिक बल मुख्यतः जो निर्भर होता है वो रहता है मांस धातु पे निर्भर रहता है। शरीर में अगर मांस धातु प्रॉपर में रहा तो शरीर का बल उत्तम रहता है। आपने देखा होगा जितने भी ये शरीर सुष्ठवत्व वाले व्यक्ति रहते हैं तो उनकी जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी मसल शो होती है। तो वो जो टोन क्रिएट किया जाता है, ओके, अभी तो ट्रेड चल रहा है अलग अलग इसमें हीरोज आप देखते होगे तो वो स्पेसिफिकली उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो दैट इज नॉट इजी, बहुत मेहनत का कार्य है वो भी। तो वो जो क्रिएशन होता है, जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो होता है टोन क्रिएट होता है। तो वो जो टोन क्रिएट होता है, जो सहनन क्रिएट होता है वो बलदायक कार्य से होता है और वो हमें दृष्टि में आता है, उपलक्षित होता है हमें मांस के द्वारा। तो मांस दोष वो कफ दोष का आश्रय से संबंध है। आपको पता है कि मांस दोष का और कफ दोष का आश्रय से संबंध है। तो कफ दोष की स्निग्धता का परिणाम मांस धातु पर होकर स्नायु लचीले बनते हैं व शरीर की श्रम करने की क्षमता बढ़ती है। तो कफ दोष का यहाँ पे स्निग्ध गुण है। तो कफ दोष की स्निग्धता का परिणाम किसके ऊपर होता है? मांस धातु के ऊपर होता है। और मांस धातु पर होकर उसके जो स्नायु रहते हैं, उसके जो टेंडन्स रहते हैं वो लचीले बनते हैं। ओके, वो शरीर के श्रम करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, उसकी टेंडेंसी बढ़ती है श्रम करने की। और ये होने के कारण बलदायक कार्य हम कर सकते हैं। तो व्यायाम शक्ति जिस प्रकार शारीरिक बल पर निर्भर होती है उसी प्रकार वैदिक क्षमत्व यानी इम्यूनिटी भी शारीरिक बल पर निर्भर होती है। ओके, तो ये दूसरे प्रकार का बल हो गया कि व्यायाम शक्ति शारीरिक बल पर निर्भर होती है, उसी प्रकार से जो हमारी इम्यूनिटी रहती है वो भी शारीरिक बल पे ही निर्भर होती है। मानसिकता भी आवश्यक है, मेंटल स्ट्रांगनेस भी आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में फिजिकल टेंडेंसी दैट आल्सो मैटर्स एंड मोर मैटर्स कंपेयर विद मेंटेलिटी। तो इम्यूनिटी भी उसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसीलिए प्रकृति के व्यक्ति में हम देखेंगे कि उसका सत्व अच्छा रहता है, तो वो ज्यादा पेन होने के बाद भी कम पेन दिखाई देता है। ये मानसिक भाव हो गया, लेकिन उसको जल्दी कोई डिजीज भी होते नहीं है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अपने नानात्मक व्याधि आपको पता है, जैसे वो नानात्मक व्याधियों में वात की 80 है, पित्त की 40 है, कफ की 20 है। कफ की कम क्यों है? कफ में के कारण व्याधियों की उत्पत्ति कम होती है, इसलिए। तो यहाँ पे दो डिवीजन हो गए। शारीरिक बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तम व्यायाम शक्ति या फिर श्रम शक्ति, ये एक प्रकार का बल हो गया। ओके, उत्तम व्यायाम शक्ति है, श्रम शक्ति। और दूसरे प्रकार का जो बल है वो होता है उत्तम वैदिक क्षमत्व। उत्तम वैदिक क्षमत्व का मतलब यूनिटी। उसके बाद का नेक्स्ट कर्म हम देखेंगे वो है स्थिरता। स्थिरत्व गुण भी था, और स्थिरत्व
कार्य भी। तो कफ दोष के स्थिर गुण के कारण शरीर का क्षरण कम होता है। तो शरीर का जो क्षरण होता है वो शरीर का क्षरण कम होता है, स्थिरता में हम देख ही चुके। उसके बाद धातुओं को स्थिरता प्राप्त होती है और शरीर का भार कायम स्थिर रखने में सहायता होती है तथा शरीर अवयव की गति यानी मूवमेंट भी विशिष्ट मर्यादा में ही होती है। तो क्या होता है, धातुओं की जो स्थिरता प्राप्त होती है धातुओं को, तो धातु को स्थिरता प्राप्त जो होती है उस शारीरिक, और उसी कारण क्या होता है, शरीर का जो भार होता है, शरीर का जो वेट होता है वो स्थिर रहता है। तो इसी कारण क्या होता है, बॉडी का जो वेट रहता है वो मेंटेन रहता है। अगर फास्ट वगैरह हो गया तो एकदम से वेट कम हो जाना या फिर वेट का एकदम से बढ़ना, ये नहीं देखा जाएगा। कफ के कारण क्या होता है, मेंटेन रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होने देता है, तो उसका वेट उसका मेंटेन रहता है। तो शरीर का भार कायम स्थिर रखने में सहायता होती है तथा शरीर अवयव की जो मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट भी विशिष्ट मर्यादा में ही होती है। ओके, ज्यादा मूवमेंट नहीं होने देता है, अटकाव करता है, रुकावट पैदा करता है, स्थिरता रखता है, आवश्यक ही मूवमेंट करवाता है। आपने देखा था सतत गति चलती रहती है। बात का व्यक्ति अगर बैठा रहेगा तो पैर हिलाता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, क्योंकि उसमें चलगुण की अधिकता होती है, स्थिरता का अभाव होता है। और अगर स्थिरता रहती है, ये कफ का गुण है, तो वो इस प्रकार की मूवमेंट्स नहीं करेगा। तो स्थिरता की वजह से शरीर अवयव की जो मूवमेंट्स होती है वो विशिष्ट मर्यादित होती है, रेस्ट्रिक्ट होती है। स्थिर तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्थिर तो बढ़ जाएगा तो मूवमेंट्स होगी, होनी चाहिए उतनी मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर मात्रा में कफ रहेगा तो ये इसका स्थिरता ये कार्य हम देख पाएंगे योग्य तरीके से। इसके बाद का जो कर्म बताया गया है क्षमा, ये मानसिक कार्य है। तो क्षमा आदि भी कहा गया था वहां पे। तो क्षमा करना मतलब माफ कर देना, फॉरगिवनेस। तो क्षमा करता है ये व्यक्ति, इसमें क्षमत्व की भावना होती है। अगर किसी ने माफी मांग ली तो ये उसे माफ कर देता है। और आदि भी में हम ले सकते हैं लोलुपत्व। ओके, तो लोलुपत्व का मतलब होता है लोभी। तो इन लोगों में पाया जाता है अलोलुपत्व। ये ज्यादा लोभी व्यक्ति नहीं होते हैं, जितने में होता है उतने में समाधान की भावना इन लोगों में होती है। ओके, अलोलुपत्व रहते, लोभी नहीं रहती, समाधानी रहते। तो ये लक्षण कफ दोष में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है, क्षमा लक्षण, क्षमा आदि भी लक्षण क्यों पाए जाते हैं, मानसिक लक्षण क्यों पाए जाते हैं, तो मृदु स्निग्ध स्थिर गुण के कारण। कौन से तीन गुण, मृदु स्निग्ध स्थिर, इन तीन गुणों के कारण मानसिक स्तर निर्माण होता है कफ दोष के व्यक्ति का, और उसी के कारण क्षमा आदि भी लक्षण उनमें पाए जाते हैं। ओके, तो ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कहा गया था, क्षमा आदि भी मानसिक लक्षणों का भी उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में जितने भी गुण बताए गए हैं वो वर्णन हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे प्राकृत व विकृत कफ दोष के कार्य, और वो रहेंगे किस के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार। तो चरक संहिता का जो श्लोक है वो चरक सूत्र स्थान 12/12 है। तो वाताकलागली अध्याय है चरक सूत्र स्थान का, उसके 12वां अध्याय है और उसका 12वां श्लोक है। तो उसमें कहा गया है कफ दोष विषयक तद्वित संभाषण परिषद चल रही है। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है आचार्यों का, और उस संभाषण में आचार्य जो है पुनर्वसु आत्रेय और बाकी जो उनके स्टूडेंट्स थे अग्निवेश और बाकी जितने भी थे उनके बीच का ये डिस्कशन संभाषण हो रही थी, वहाँ का ये श्लोक है। तो उसमें
कहा गया है कि सोम एव शरीरे श्लेष्मा अंतर्गत शुभ अशुभानि करोति तद्वा दाढ़्यम शैथिल्यम उपचयम कार्श्यम उत्साह आलस्यम वशताम ज्ञानम अज्ञानम बुद्धिम मोह मितम आदीनि च अपराणि द्वंद्वानि। ऐसा कहा है, ये हो सकता है वो सकता है वगैरह वगैरह। तो इसको डिटेल में देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो मरीचि जो आचार्य थे, उक्त बात सुनकर उन्होंने उसके पहले पित्त विषयक वर्णन हो चुका था जो मरीचि आचार्य ने कहा था। तो मरीचि आचार्य की उक्त बात सुनकर, पित्त विषयक वर्णन सुनकर महर्षि काप्य ने कहा, इसके पहले के श्लोक में पित्त के विषय का वर्णन आ चुका है जो मरीचि आचार्य ने कहा है, और काप्य आचार्य ने फिर श्लेष्मा के बारे में कहा है, कफ के बारे में कहा है। तो वो कहते हैं कि शरीर में श्लेष्मा के अंतर्गत सोम यानी जलीयांश यानी शीतलता ही कुपित होकर अशुभ और अकुपित प्रकृति स्तर रहकर शुभ कार्य करती है। तो उनका कहना है कि श्लेष्मा जो होती है वो अगर कुपित होती है, ओके, यानी उसका कार्य ही रिस्ट्रिक्ट करना है, स्थिरत्व देना है। लेकिन यहाँ पे कुपित होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन चल रहा है उसको रोका गया है, वो रुकना यानी कुपित होना। तो कुपित होकर अशुभ कार्य करती है और अकुपित रहती है, प्रकृतिस्थ रहती है, तो वो शुभ कार्य करती है। ओके, इसका अगर मोटे तौर पे अगर एग्जांपल कहूंगा तो ब्लॉकेज जो होते हैं, हार्ट्स के ब्लॉकेजेस ले लीजिए। तो हार्ट्स के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये कुपित हुआ कफ है, वात के कार्य को वहां पे नियंत्रित करने वाले व्यान वायु को इसने रोक के रखा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, उसका कार्य कुपित हो रहा है। तो अगर ये कुपित होगा तो यह शुभ कार्य करेगा, लेकिन अगर प्रकृतिस्थ रहेगा तो उसकी जो मूवमेंट्स होगी वो प्रॉपर तरीके से होने देगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, उसकी पिछिल है तो होने वाले कार्य को सहकार्य करेगा। अगर प्रॉपर रहेगा तो अकुपित रहेगा तो शुभ कार्य करेगा। उसके बाद कहा है दृढ़ता, दृढ़ता यानी मजबूतता, और शिथिलता यानी क्या होता है, शिथिलता रहती है यानी उसमें उतनी मजबूतता नहीं रहती, शिथिल गुण आपने पित्त में देखा है तो वो। उसके बाद पुष्टि और कुशता, पुष्ट का मतलब योग्य तरीके से बंधा हुआ शरीर, ओके, बॉडी टोन प्रॉपर यानी सहन अच्छा रहेगा। कुशता का मतलब सुख, उत्साह और आलस्य, पता है आपको। रुषता और क्लिबता, रुषता का मतलब उत्तम वीर्य रहेगा, उत्तम वीर्यवान रहेगा तो वो रुषतम रहेगा। ओके, रिजनरेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ये करने के लिए जो प्रोडक्शन लगता है स्पर्म का या बॉडी के जनरेशन के लिए लगता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होती है, वो रुषता। और उसके विरुद्ध क्लिप्ता, यानी क्लिप्ता का मतलब क्या होता है, वो नपुंसकता की तरफ जाएगा। ओके, तो ये उसके बाद ज्ञान और अज्ञान, पहले समझ लो वर्डिंग जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध है। उसके बाद बुद्धि और मोह, इस प्रकार की और भी द्वंद्व को पैदा करता है। चेतनता या जड़ता, शक्ति अशक्ति आदि भी को भी पैदा करता है। तो एक अच्छा कार्य बताया, एक बुरा कार्य बताया इस श्लोक में। तो इसका कहना है कि अगर शरीर में प्रकृतिस्थ जो कफ है वो अगर कुपित नहीं रहेगा तो शरीर के कार्य अच्छे तरीके से होंगे, यानी शरीर के अंदर दृढ़ता रहेगी, शरीर के अंदर उत्साह रहेगा, पुष्टि रहेगी, रुषता रहेगी, ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगी, चेतनत्व रहेगा, शक्ति रहेगी। लेकिन अगर ये कुपित होता है तो ये अशुभ कार्य करने लगता है, यानी अशुभ कार्य करेगा, यानी शैथिल्य ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। ओके, कुष्ठा आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्लिबता आ जाएगी। ओके, अज्ञान रहेगा, मोह रहेगा। ये जब
कुपित हो जाता है, तो ये चीजें अपने आप निर्मित होती है। अब आपको ये तो ठीक है कि शिथिलता, ये ये ठीक है कि आलस्य बढ़ जाता है, और उसके बाद अज्ञान बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, जड़ता आती है, ओके, अशक्ति आती है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने कहा शिथिलता आएगी। तो शिथिलता किस प्रकार से आएगी? कुपित होने के कारण। उसके बाद फिर कृशता किस प्रकार से आएगी? क्लिबता किस प्रकार से आएगी? तो इस प्रकार से आएगी कि ये कुपित होगा तो निर्मित होने वाले धातु प्रॉपर निर्मित नहीं होगी, और जब धातु प्रॉपर नहीं होगी, तो मास धातु प्रॉपर निर्मित नहीं होगा तो कृष्णता उत्पन्न होगी। कब धातु नहीं, सॉरी, शुक्र धातु प्रॉपरली नहीं बनेगा तो क्लिबता उत्पन्न होगी, ओके। उसके बाद फिर दृढ़ता और शिथिलता, ये भी मास धातु का कार्य है। कोई मास धातु प्रॉपर नहीं उत्पन्न होगा तो शिथिलता उत्पन्न होगी। तो कुपित होने के कारण जो प्रॉपरली धातु निर्मित नहीं होते हैं, उसके कारण ये विकृति इसमें पाई जाती है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक एमसीक्यू का पॉइंट, महर्षि पाणिनि ने सोम शब्द की व्याख्या जो की है, उन्होंने ऐसे की है कि अमृतम सुते इति सोम, अमृतम सुते इति सोम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अमृतम सुते इति सोम का अर्थ होता है अमृत का स्त्रवन करता है, उसे सोम कहते हैं। को जो अमृत का जो स्त्रवन करता है उसे सोम कहते हैं। तो अमृत को स्त्रवित करने वाला ऐसा सोम, ऐसा चांद का वर्णन है, क्योंकि वो शीतल रहता है, ओके। तो ये सोम का महत्व बताने के लिए कहा गया है। सोम का इंपॉर्टेंस इसमें उपलक्षित होता है कि कफ दोष को पर्यायी नाम है सोम, और अमृत का स्त्रवन उसको कहते हैं। तो जिस प्रकार से अमृत होता है, जिसकी वजह से इमॉर्टलनेस प्राप्त होती है, उसी प्रकार से कफ दोष अगर प्रॉपर शरीर में रहेगा तो इमॉर्टलनेस तो पैदा नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति का आयुमान बढ़ेगा। ये कहने के पीछे का तात्पर्य है। तो इस श्लोक में जो कर्म कहे गए हैं, उस कर्म को हम देखते हैं। तो श्लोक में पहला कार्य बताया था कि दार्ढ्य और शैथिल्य। तो दार्ढ्य और शैथिल्य क्या है? तो हमने मोटे तौर पे देखा है, फाइन लेवल पे देखते हैं। मांस, अस्थि, स्नायु, वो पेशी, यह अवयव मजबूत होना, यह दार्ढ्य होता है, ओके। तो ये जो अवयव होते हैं ना, जो अभी हमने देखे, धातु जो होते हैं, मांस होता है, अस्थि होता है, स्नायु होता है, पेशी होती है, ये सभी अवयव मजबूत होना मतलब होता है दार्ढ्य। दार्ढ्यता का के कारण श्रम करने की क्षमता यानी पावर और सहन शक्ति, एंड्योरेंस बढ़ता है। तो दार्ढ्यता रहेगी तो श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, टेंडेंसी बढ़ेगी, ओके, पावर बढ़ेगी, और उसके साथ साथ कोई भी चीज सहने की भी ताकत होती है, फिजिकल लेवल और ऑल्सो मेंटल लेवल पे, उसको एंड्योरेंस कहते हैं, वो भी बढ़ेगी दार्ढ्यता के कारण। मांस, अस्थि, स्नायु, पेशी, यह अवयव दुर्बल होने से शैथिल्य निर्माण होकर श्रम करने की क्षमता कम होती है। लेकिन अगर मांस, अस्थि, स्नायु, पेशी, अवयव अगर दुर्बल हो गए, तो दुर्बल होने से शैथिल्य निर्माण होकर श्रम करने की जो क्षमता होती है, वो श्रम करने की क्षमता कम हो जाती है, ओके। तो शिथिलता आने के कारण ये होता है। उसके बाद सेकंड है उपचय, तो और कार्श्यता।
योग्य मात्रा में होने वाली धातु वृद्धि यानी उपचय, यानी एनाबोलिज्म, योग्य मात्रा में होने वाली, तो उसको कहेंगे उपचय। विकृत कफ के कारण धातु पोषण न होकर शरीर का भार कम होकर मनुष्य कृश होता है। और विकृत कफ के कारण क्या होता है, धातु पोषण नहीं होता है और शरीर का भार उसकी वजह से कम होकर मनुष्य क्या होता है, कृश हो जाता है। उपचय और कृशता, प्रॉपर रहेगा तो उपचय होगा, अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो कृशता उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद उत्साह आलस्य। उत्साह यह कार्य कफ के प्राकृत स्थिति पर अवलंबित होता है। कार्य करने की इच्छा होना और तदनुसार प्रयत्न करना यानी उत्साह होता है। कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए तभी प्रयत्न कर सकता है, तो ये कार्य कफ के कारण होता है। कार्य करने की इच्छा न होना यह आलस्य होता है। ये तो तमगुणी है, तो फिर इसमें तो आलस आना चाहिए, तो नहीं। ये कार्य करने को स्टार्टिंग तो लेट करता है, लेकिन एक बार इसके मन में इच्छा है कार्य करने की तो एक बार स्टार्ट करेगा तो टाइम लगाएगा, लेकिन काम पूरा करेगा। तो शीघ्र आरंभ, ये हमने बाद में देखा था, वो जल्दी से काम को स्टार्ट तो कर देता है लेकिन बाद में कर नहीं पाता है। लेकिन ये लेट काम को स्टार्ट करेगा, लेकिन एक बार उसके मन में इच्छा है तो स्टार्ट करने के बाद ये उसको फाइनलाइज करके छोड़ेगा। ओके, तो ये उत्साह भी कफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। उसके बाद रुष्यता और क्लिबता। प्राकृत कफ के कारण शुक्र धातु का पोषण उत्तमतः होकर शुक्र का गर्भोत्पादन, यह कार्य प्राकृत होने के कर्म को रुष्यता कहते हैं। इसके उल्टा गर्भोत्पादन क्षमता कम होना यानी क्लिप्त होती, तो प्रॉपर जनरेशन ऑफ स्पर्म योग्य प्रकार की, जिसमें मोर्टेलिटी प्रॉपर हो, जो गर्भोत्पादन के लिए सजग हो, योग्य हो, ऐसे शुक्र की निर्मित करना रुष्यतम। ये कार्य तब होगा जब कफ की मात्रा प्रॉपरली होती है, कफ व्यवस्थित शरीर में हो तो, और अगर ये नहीं होता है तो क्लिबता उत्पन्न हो जाती है, गर्भोत्पादन क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद का है ज्ञान और अज्ञान। तो प्राकृत कफ दोष के कारण मन को इंद्रियों द्वारा योग्य विषयों का आकलन होने की प्रक्रिया यानी ज्ञान होता है। अगर प्राकृत कफ रहेगा, कफ दोष रहेगा, तो उसके कारण जो हमारा मन होता है, ओके, वो मन के साथ संलग्न रहेगा, मन इंद्रियों के साथ, और वो मन को इंद्रियों द्वारा योग्य विषय का आकलन होकर होने की प्रक्रिया और ज्ञान हमें प्रॉपर वे से मिल सकता है। ओके, तो आपको पता है मन जो रहता है दुआ रहता है इन बिटवीन द ब्रेन कंट्रोलर एज एन आत्मा और अपने ज्ञान इंद्रियों के बीच का, तो क्या होगा, अगर प्रॉपर मात्रा में रहेगा क्या करेगा, वो ज्ञान ले पाएगा। ज्यादा मात्रा में अगर कब बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो लिंकेज हो जाती है जो हमारी ऑर्गन की साथ रहती है मन की, वो ब्रेकआउट हो जाती है और उसकी वजह से प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। जैसे तंद्रा में होता है, निद्रा लगती है तो उस वक्त हम प्रॉपरली सुनाई नहीं देता, प्रॉपरली दिख नहीं पाता है। तो ये कब होता है, जब तम का आवरण बढ़ता है यानी श्लेष्मा बढ़ती है, तब हो जाता है। तो अगर प्राकृत मात्रा में रहेगा तो इंद्रियों का जो कनेक्शन रहेगा मन के साथ वो प्रॉपरली रहेगा और आत्मा उसके द्वारा प्रॉपरली ज्ञान का ग्रहण कर पाएगा। ओके, और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे कहा गया है अज्ञान के बारे में। तो अज्ञान में ये बताया गया है कि विकृत कफ के कारण मन में रजोगुण वृद्धि होकर अयोग्य विषय का आकलन होना यानी अज्ञान है। ओके, तो जब कफ विकृत हो जाता है, विकृत कफ के कारण की, तो मन में रजोगुण वृद्धि होती है। अगर कफ कम हो गया, कफ कम होने के कारण क्या होता है, वहां पे रजोगुण की वृद्धि होती है और अयोग्य विषय का आकलन होगा। जिस प्रकार से आकलन होना चाहिए उस प्रकार से आकलन नहीं होगा। कफ कम हो गया तो रज बढ़ जाएगा, रज बढ़ेगा तो जो आकलन होना चाहिए उस प्रकार से ना हो कि अयोग्य आकलन होगा। और अगर कफ बढ़ गया
तो क्या होगा, दम बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आकलन ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर। इसकी वजह से गलत आकलन होगा, उसकी वजह से होगा तो कम होगा। तो ये होता है, तो प्रॉपर रहना आवश्यक है। लास्ट है बुद्धि और मोह। कफ दोष के स्थिर गुण के कारण योग्य निर्णय लेने की क्षमता होना, जबकि बुद्धि पर विकृत कफ के कारण बुद्धि से अयोग्य निर्णय लिया जाता है। वो मन अयोग्य विषय की तरफ आकर्षित होने की प्रक्रिया को मोह कहते हैं। तो कफ दोष का जो स्थिर गुण है, तो वो योग्य मात्रा में अगर रहेगा तो उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, यानी उसकी जो बुद्धि होती है वो प्रॉपरली कार्य करेगी। वो बुद्धि द्वारा जो प्रॉपर निर्णय लेना चाहिए, जो डिसीजन लेना चाहिए, वो ले पाएगा। बुद्धि शाबुत रहेगी, अच्छी रहेगी, तो वो तब रहती है जब कफ योग्य मात्रा में हो। तो वो रहता है स्थिर गुण के कारण। तो कफ के स्थिर गुण अगर प्रॉपर रहेगा तो निर्णय योग्य तरीके से ले पाएगा ठंडे दिमाग से, और विकृत हो जाएगा, यानी वहां पे मोह उत्पन्न हो जाएगा। तो उसके कारण वो निर्णय तो लेगा, लेकिन वो मोह युक्त लेगा और अयोग्य निर्णय लिया जाता है। तो ये बायस निर्णय हो जाएगा, मोहित होके जो लिया जाता है वो निर्णय, क्योंकि वहां पे उसने कफ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ता है, इसका मतलब यहाँ पे कफ बढ़ जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, जो निर्णय लिया जाएगा वो अयोग्य होगा। बढ़ गया कफ, विकृति हो गई और वहां पे निर्णय लिया, गलत ले लिया। प्रॉपर मात्रा में रहेगा तो बुद्धि युक्त रहेगा, प्रॉपर निर्णय ले पाएगा, और ये स्थिर गुण के ऊपर निर्भर होता है। तो मन अयोग्य विषय की तरफ आकर्षित होने की प्रक्रिया को मोह कहते हैं। तो अयोग्य विषय की तरफ अगर मन आकर्षित हो गया, ओके, तो आपको पता है कि स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, उसके अभी घर पे हो तो टीवी ज्यादा देखते होगे, तो आपको कितनी देर देखना है ये भी आवश्यक है। वो मोहित करता है, तो हमें कितना मोह उसके ऊपर लगाना है ये आवश्यक है। अगर आपका बुद्धि प्रॉपर रहेगी, कफ प्रॉपर रहेगा, कफ का स्थिर गुण प्रॉपर रहेगा, तो पढ़ाई भी करोगे और साथ साथ उसकी तरफ भी कुछ टाइम दोगे। अगर पूरी तरीके से मोहित उसी में होते रहोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ये होता है, मोहित होकर निर्णय लिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये इस सब श्लोक में बताया गया है कि अगर शरीर में कफ अगर योग्य मात्रा में रहेगा तो किस प्रकार से कार्य होता है, विकृत मात्रा में रहेगा तो किस प्रकार से कार्य होता है। तो यहाँ पे हमने चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय तीनों संहिता के अनुसार इसके कार्य देख चुके हैं। ओके, आज हमने गुण देखे, उसके बाद कार्य भी देखे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कफ दोष के प्रकार देखेंगे। ओके, और ये जो तीनों भी श्लोक है वो उसका मीनिंग इसके फोटो में आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, और इस लेक्चर को प्रॉपरली सुनिए, नोट्स बनाइए। अगर कोई क्वेरी होती है शॉर्ट तो मैसेज कीजिए, और लॉन्ग क्वेरी है तो कॉल कीजिए। ओके, तो जैसे ही ड्यूरेशन के अनुसार नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लेंगे। ओके, गुड।